नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हमने अपने लास्ट सेशन में आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी की बात की थी। उसमें हमने कहा था कि राइट टू इक्वालिटी के दो फेसेट्स हैं, वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इनमें से एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आर्टिकल 14 को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बहुत ही जेनरिक सा आर्टिकल है जिसमें ना केवल सिटीजन्स बल्कि नॉन सिटीजन्स को भी भारत में राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इसमें और कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। अगर हमें इन दोनों फेसेट्स को समझना हो कि किस तरह से इन दोनों फेसेट्स के मायने निकल कर आते हैं, तो उसके लिए हमें आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 को देखना पड़ता है। आर्टिकल 15 एंड 16 की खासियत यह है कि दोनों में ही सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए लाभ दिए गए हैं। उन दोनों के लिए ही यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को मैनिफेस्ट किया गया है। कैसे, वो हम अपनी आज की वीडियो और आने वाली वीडियोस में समझेंगे। आज की अपनी इस वीडियो का जो विषय रहेगा वो आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4 रहेगा। इसके बाद हम अगली वीडियोस में बाकी सारा आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4 को आज समझें उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। वो ये कि क्या आपने मेरे द्वारा आज सुबह भेजे गए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चंस को मैंने अपने टेलीग्राम के इस चैनल में भेजा था? अगर नहीं किया है तो आप टेलीग्राम का ये चैनल आज ही ज्वाइन करें एंड डेली बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। इंस्टाग्राम के इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारा और भी यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट डेली बेसिस पे देखने को मिलता है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से लेकर 4 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूं, बड़ा पिक्यूलियर सा आर्टिकल है। इसमें स्टेट को सबसे पहले ये स्टेट को ये प्रतिबंधित कर दिया गया, स्टेट के ऊपर ये लिमिटेशन लगा दी गई कि स्टेट भारत के किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। और साथ ही में कुछ ग्राउंड्स मेंशन कर दिए गए, जैसे कि यहाँ पर 5-6 ग्राउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में जाएंगे तो वहां पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में ही ग्राउंड्स दिए गए हैं। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की आर्टिकल 15 की कुछ और पिक्यूलियरिटीज हैं। देखिए, इसमें 6 क्लॉजेस हमें देखने को मिलते हैं। 6 की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली देयर वर ओनली 3 क्लॉजेस इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2 एंड 3, बट देन देयर वर वेरियस केस लॉज और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं, जिसकी रिटेलिएशन में हमें देखने को मिला कि बहुत सारे जो क्लॉजेस हैं, 3 इनफैक्ट क्लॉजेस हैं जो ऐड होते हुए दिखाई देते हैं। नाउ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी ऐड किया गया बाद में। कैसे ऐड किया गया, उससे जुड़ा हुआ केस लॉ, वो आज हम यहां पर देखने ही वाले हैं। अब हम यहां पर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की जो एडिशन डेट है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड किया गया। 15 क्लॉज 5 को 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड किया गया। और अगर हम बात करें क्लॉज 6 की तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इसे ऐड किया गया, रिसेंटली इसे ऐड किया गया। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कहता है द स्टेट shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। सबसे पहले तो यहां पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, लिमिटेशन लगाई गई है, किसके ऊपर लगाई गई है? तो स्टेट के ऊपर लगाई गई है। अब कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट, सो स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जरूरी है कि स्टेट कभी भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। किन ग्राउंड्स पे? कहते हैं जी ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। एक चीज को समझते हैं कि ये जो ग्राउंड्स यहां पर मेंशन किए गए हैं, इनका अपना एक वजह है, अपना एक इतिहास है। हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसी सोसाइटी रही है जिसमें ब्रिटिशर्स के खास करके आने के बाद बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस हुई हैं, बहुत सारा डिवाइड एंड रूल उन्होंने किया है। सो रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर, भेदभाव हमें देखने को मिला। इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली इन ग्राउंड्स को मेंशन किया गया है। अब अगर बात करूं ये वर्ड की एनी ऑफ देम, इसका भी अपना एक विशेष प्रलोभन है, अपना एक विशेष कारण है यहां पर ऐड होने का। यहां पर कहा गया है कि स्टेट भारत के नागरिकों के खिलाफ इनमें से किसी एक ग्राउंड या फिर एक से अधिक ग्राउंड के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। सो क्या होगा? लेट्स से एक ग्राउंड हो गया रिलीजन, कि भाई हम इस पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति को लाभ नहीं देंगे। और एक से अधिक ग्राउंड हो गया क्या? कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के वो व्यक्ति जो कि इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर वो व्यक्ति जिनका बर्थ प्लेस ये पर्टिकुलर जगह है, उन्हें हम लाभ नहीं देंगे। सो एनी ऑफ देम वर्ड जो है ये सारी चीजों को कवर कर लेता है। दूसरी बात यहां पर क्या कहा गया है कि भाई एनी सिटीजन, सो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। थोड़ा सा अब यहां पर दो और की वर्ड्स को समझ लेते हैं। वन इज डिस्क्रिमिनेशन एंड द अदर वर्ड इज ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? अगर आपने मेरी एटीट्यूड वाली क्लासेस को अटेंड किया था जिसमें हमने एथिक्स में एटीट्यूड का कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए, प्रिजुडिस
एक काइंड ऑफ एटीट्यूड होता है जिसमें तीन चीजें आ जाती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल पार्ट। प्रेजुडिस में तीन चीजों को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कॉग्निटिव पार्ट क्या होता है कि नेगेटिव थॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग गलत हैं। फिर अफेक्टिव पार्ट में क्या आ जाता है, तो हमने कहा जी एक फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो है उनसे मैं नफरत करता हूं, ऐसा हो सकता है इफेक्टिव पार्ट। एंड उसका जो बिहेवियरल पार्ट है, दैट इज आई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दोज पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर्स। सो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उस प्रेजुडिस का हिस्सा है। सो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कहता है जी एडवर्स और अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सन। सो बेसिकली यहां पर मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप के खिलाफ कोई एक्शन लेता हूं, इस तरह से एक्शन लेता हूं कि उसके हितों को नुकसान पहुंचे, यहां पर मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं। अब एक वर्ड और यहां पर लिखा गया, दैट इज ओनली इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 15। ये जो वर्ड है ये क्यों लिखा गया? सो इसका जो मेन पर्पस है वो ये स्पेसिफाई करना है कि भाई देखिए हमने यहां पर कुछ 5 ग्राउंड्स दिए हैं जिनके बेसिस पे सरकार को, हमने ये स्टेट को मना किया है कि वो सिटीजन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। इन 5 ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई और ग्राउंड पर स्टेट रीजनेबल डिस्क्रिमिनेट कर रही है तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ओनली इज। नाउ आपको ये चीज डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत में 1955 का ये केस है, उसमें भी देखने को मिलती है। इसमें कहा गया द कोर्ट हेल्ड वैलिड अ रूल ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेज वेयर बाय द नॉन मध्य भारत स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड अ कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन इन द कॉलेज। सो यहां पर कहा गया कि देखिए ये जो एक पर्टिकुलर ग्राउंड लाया गया है कि जो बच्चे नॉन मध्य भारत स्टेट से आ रहे हैं या रीजन से आ रहे हैं उनको एक कैपिटेशन फी देनी होगी। कोर्ट ने इस रूल को वैलिड ठहराया क्योंकि अगेन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में से दिए गए किसी ग्राउंड को ये डिस्क्रिमिनेट या वायलेट नहीं करता था। सो वही चीज यहां पर देखने को मिला कि इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 15 क्लॉज 1, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ तो है लेकिन प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज नॉट गिवन इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1। सो ये महत्वता है ओनली वर्ड की। नाउ अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है बेसिकली एक ऐसा आर्टिकल है जो कि ना केवल स्टेट बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इवन लीगल इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लागू होता है। और क्या कहता है? बेसिकली ये कहता है कि जो हमने ग्राउंड्स अभी डिस्कस किए, उन ग्राउंड्स के बेसिस पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल जो कि भारत का नागरिक है उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन सर्टेन केसेस। कौन से केसेस हम समझेंगे, चलिए पढ़ते हैं। क्या कहा? that no citizen shall on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। so basically क्या कहा गया कि किसी भी नागरिक जो कि भारत का नागरिक है उसके खिलाफ इन ग्राउंड्स की बेसिस पर कोई भी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी एक्सेट्रा नहीं लगाई जाएगी। किस कंसर्न में? इन एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। सो बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल आपको ये नहीं कह सकता कि क्योंकि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो इसलिए आप किसी पब्लिक होटल में, रेस्टोरेंट में जाने से रोके जा सकते हो, ऐसा नहीं होगा। लेट्स से कल को अगर कोई मॉल ओनर कहे कि भाई क्योंकि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो हम आपको अपने मॉल में एंट्री नहीं देंगे, तो बेसिकली वो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में दिए गए आपके अधिकार का हनन कर रहा, आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही में यहां पर दूसरा जो यहां पर दिया गया वो ये कि द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स और प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। सो ये चीज तो हमें देखने को मिला कि देखिए हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये एक प्रॉब्लम रही है जहां पर कास्ट के आधार पर खास करके ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली कि अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो आप इस पर्टिकुलर वेल को यूज करेंगे, अगर आप अपर कास्ट से हैं तो इस वेल को यूज करेंगे, अगर आप इस लोअर कास्ट से हैं तो इस बेदिंग घाट पे जाएंगे, अगर आप अपर कास्ट से हैं तो इस बेदिंग घाट पे जाएंगे। सो उसको हमने स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन कर दिया कि भाई देखिए ये जो पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इन बेसिस पर कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यहां पर डिस्क्रिमिनेट करके रोक नहीं सकता है फ्रॉम एक्सेसिंग सारे पब्लिक वेल्स, टैंक्स एटसेट्रा। अब यहां पर भी ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के घर में कोई वेल बना हुआ है और वहां पे जाने से आपको नहीं रोका जा सकता, ऐसा नहीं है। ऐसे सभी प्लेसेस जो कि पब्लिक रिजॉर्ट के हों यानी कि पब्लिक के लिए बनाए गए हों। दूसरा, मेंटेन्ड आउट ऑफ पब्लिक फंड यानी कि सरकारी खर्चे से या तो कंप्लीटली उनको मेंटेन किया जाता है या फिर पार्शियली उनको मेंटेन किया जाता है, या फिर वो बनाए इस वजह से गए हैं
कि भाई पब्लिक वहां पे आ सके, इवन इफ द गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दोज प्लेसेस, लेकिन वो बनाए इस वजह से, जैसे कोई पंचायत का कोई जमीन है या फिर कोई पुराना कोई ऐसा बना हुआ माहौल है या पुराना ऐसा कोई लेट्स से लेक बना हुआ है या वेल बना हुआ है जो कि बना ही इस वजह से था कि हर कोई वहां पे आ सके, कोई धार्मिक वजह से या कुछ भी, तो ऐसे में यहां पर किसी को नहीं रोका जा सकता है। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 2। अब बात करते हैं फर्दर आर्टिकल 15 क्लॉज 3। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को आप इस तरह से पढ़ सकते हो कि ये एक एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में कि स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, लेकिन वो हमने पहला जो फेसेट है इक्वालिटी का, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसको मैनिफेस्ट किया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अब मैनिफेस्ट करता हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। सो बेसिकली विमेन एंड चिल्ड्रन के फेवर में स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेकर आ सकती है। अगेन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का एक एक्सेप्शन हमें यहां पर देखने को मिलता है। नाउ अगर हम इसको फर्दर देखें कि भाई क्यों जरूरत पड़ी, तो हम सब जानते हैं कि भाई देखिए, महिलाओं को हमेशा से, हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, हमेशा से पिछाड़ा गया है, उन्हें दबाया गया है। सो एक ये वजह हो गई, और जो चिल्ड्रन है, क्योंकि अगेन चिल्ड्रन हमारे आने वाले कल का भविष्य है, उनके लिए भी जरूरी है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। सो इसी को मैनिफेस्ट करती हुई बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बहुत सारे कानून हमें देखने को मिलते हैं। सो आप यहाँ पर अगेन पूरी लिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपको एफर्ट्स देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। खास करके अगर हम सेंटर में बात करें तो देयर इज अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इज देयर, राइट। ये एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है जो कि अगेन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ओनली। साथ ही में आप देखें कि बहुत सारी महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं चले जाती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, यहां पर महिलाओं को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, स्टैंड अप इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो, राइट। यहां पर हर जगह पर महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में पोषण अभियान हो गया, आंगनवाड़ी सर्विसेज हो गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना हो गया, बेटी बचाओ हो गया। नाउ इसी के साथ साथ बहुत सारे कानून बच्चों के फेवर में, जो कि स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, राइट। सो ये सारे के सारे जो कानून हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की बदौलत हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इनिशियली भी हमें देखने को मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की। अभी मैंने आपको बताया कि यार ये इनिशियली नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर जानेंगे कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, फिर दोबारा इसके ऊपर हम आएंगे। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता क्या है? कहता है जी, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29। अब देखिए, ये जो है ना आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 यहां पर क्यों रखा गया, इसके पीछे जो स्टोरी है वहां से आपको समझ आ जाएगा। सो क्या कह गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है। कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और in article 29 clause 2 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens and for the scheduled classes or and scheduled tribes। so यहां पर क्या कह गया कि भाई सरकार अगर चाहे तो शेड्यूल्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस लेकर आ सकती है। सो बेसिकली आपका जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो यहीं से स्टेम हो रहा है, राइट। रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो यहीं से स्टेम हो रहा है। सो यहां पर सरकार को ये पावर दे दी गई और ये कहा गया कि भाई अगर सरकार ऐसा करती है तो कहीं भी सरकार आर्टिकल 15 में दिए गए किसी भी क्लॉज को यहां पर वायलेट नहीं कर रही है, ना ही आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को वो वायलेट कर रही है। अब ये क्यों लाया गया, चलिए थोड़ा सा इसके पीछे की हिस्ट्री समझते हैं। नाउ देयर इज अ केस रिलेटेड टू दिस, दैट इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुवराय राजन का केस है। इस केस का अपना एक बैकग्राउंड है, पहले वो बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए 1927 की बात है, तब मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर लाया गया था। इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा सरकार ने यहां पर रिजर्वेशन दे दी थी, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लॉन्च किया था इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा 1927 में मद्रास में लाया गया और कहा गया कि अगर आप इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो तो इतने % सीट्स आपकी रिजर्व्ड हैं, इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो इस, लेट्स से आप ब्राह्मण हो तो इतनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, नॉन ब्राह्मण हो तो इतनी सीट्स। तो बेसिकली यहां पर कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दे दी गई और ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर था ये इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में भी कंटिन्यू किया गया। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में भी अगर यहां पर हमें देखने को मिले कि अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दी जा रही है
तो उस समय आर्टिकल 15 क्लॉज 4 तो था नहीं, आपने आर्टिकल 15 क्लॉज 1 रखा हुआ है जहां पे आपने कहा जी कास्ट के बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे, और इसको आपने कंटिन्यू कर लिया। इसी वजह से यहां पर ये केस आया। अब हुआ ये इमीडिएटली उस समय जो चंपकम दुरायराजन थी वो बेसिकली एक महिला थी, ब्राह्मण महिला थी, जिनको अपना एडमिशन लेना था एक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में लेना था मद्रास में, और शी क्लियर्ड ऑल दी एग्जाम्स, बेसिकली शी हैड रिक्वायर्ड मार्क्स विच वाज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इनटू दैट कॉलेज, बट उनको कॉलेज में एडमिशन इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें कहा गया कि भाई आपकी कास्ट के लिए जो कोटा था, जितनी सीट्स रिजर्व की गई थी वो फुल हो चुकी हैं, इसलिए आपको हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। नाउ शी वाज डिस्टर्ब्ड बाय दिस फैक्ट कि यार मैं मेरिट पूल में आती हूँ, उसके बाद भी आपने कास्ट बेस्ड कोटा के बेसिस पे मुझे एडमिशन नहीं दिया। सो बेसिकली this was challenged and aggrieved by the denial of the admission. Champakam Dorairajan filed a writ petition in the Madras High Court, और उनके रिट पिटीशन को यहां पर अपहोल्ड किया गया और ये कहा गया कि ये जो रिजर्वेशन है ये गलत है। द स्टेट ऑफ मद्रास अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने चंपकम दुरायराजन के फेवर में यहां पर जो है डिसीजन दे दिया, उसके लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ मद्रास के द्वारा अपील की गई। अब वहां पर इशू क्या आया? The primary issue was the validity of caste-based reservation and whether they were in conflict with the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India, particularly right to equality। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आपने जब दी तो उस समय क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 तो था नहीं, अब कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बिकॉज इट वाज नॉट देयर एंड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आप लेके आए, तो राइट टू इक्वालिटी को वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या फिर इन्फ्रिंज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसी के ऊपर अपना डिसीजन देना था। सुप्रीम कोर्ट में इट वाज हेल्ड दैट कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटेड अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 2। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को तो ये वायलेट कर ही रहा है गवर्नमेंट ऑर्डर, साथ ही में आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को भी वायलेट करता है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाउ क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम एंड वाज देयरफॉर वॉइड अंडर आर्टिकल 13। सो बेसिकली क्या आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे सरकार के द्वारा फंडिंग मिल रही है या फिर मेंटेन्ड बाय सरकार है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भारत के किसी भी नागरिक को कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा के बेसिस पर एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा। और चंपकम दुरायराजन के साथ यही हुआ था कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट से हो इसलिए आपको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिल सकता क्योंकि आपका कोटा पूरा हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो इसको भी वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को भी वायलेट कर रहा है। अब इसीलिए इसको भी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का हिस्सा बनाया गया एंड दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस जजमेंट कि हमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को लेकर आना पड़ा। वही चीज मैंने यहां पर लिखी भी है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के ऊपर थोड़ी सी और नजर अगर हम डालें, क्या कहा आर्टिकल 15 क्लॉज 4? अगेन वही चीज कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब इसके ऊपर भी केस लॉ है भाई, वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे एंड साथ ही में शेड्यूल क्लास एंड शेड्यूल ट्राइब वो तो है ही है। नाउ ये मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है। थोड़ा सा यहां पर और चीजों को पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे, केस लॉ और थोड़ा सा देखेंगे। क्या कहते हैं जी? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एस्टैब्लिश दैट एनी रिजर्वेशन कुड बी डन बाय द स्टेट for the educationally and socially backward sections of society and it would not violate article 15। so अगर हमें यहां पर एक और आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ समझना हो तो दैट इज आर्टिकल 340 which empowers the president of India to constitute a commission for ordering the investigation into the conditions of backward classes of the society। so again article 340 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट दी कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। चलिए अब एक थोड़ा सा और केस लॉ आता है दैट इज एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये जो केस है अगेन 1963 का ये केस है। क्या ये केस है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगेन इसी से जुड़ा हुआ केस है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है जी? मैसूर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया इन 1962। इस ऑर्डर में ये कहा गया कि भाई जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें हम दो फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस।
हम इन दोनों को ही अलग अलग रिजर्वेशन देंगे, साथ ही में हम क्या करेंगे, एससीज एंड एसटीज को भी रिजर्वेशन देंगे। सो बेसिकली 4 क्लासेस को इन्होंने रिजर्वेशन दी, एससी, एसटी, राइट, एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, ये चारों को इन्होंने रिजर्वेशन दी। रिजर्वेशन इस हद तक दे दी कि टोटल रिजर्वेशन जो है वो 68% हो गई इन एजुकेशनली, आई मीन इन मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट। सो टोटल जो यहाँ पे रिजर्वेशन दी इन्होंने 68% दी। उसके बाद जो जनरल क्लासेस के लिए सीट्स बची दैट वर 32% ओनली। 32% जो है वो मेरिट पूल के लिए सीट्स बचती हैं। 68% इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खास करके मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिजर्वेशन दे दी। उसके बाद ये मामले को भी चैलेंज किया जाता है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कास्ट जो है, ऑल्दो इट इज अ रेलेवेंट फैक्टर for giving reservation, but it cannot be the only factor। यहां पर कास्ट जो है it cannot be the only factor for giving reservation, वो चीज यहां पे लिखी, right। So but it cannot be the sole basis to determine whether a class is a backward class or not, and that there are other factors too like poverty and occupation etc। so article 15 में जो वर्ड यूज किया गया है, article 15 clause 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो जो वर्ड यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है, बैकवर्ड क्लासेस। इसलिए ये कहा गया कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि आप पर्टिकुलर कास्ट जो है उसी को सिर्फ कास्ट के बेसिस, क्योंकि आप इस कास्ट से आपको रिजर्वेशन दे देंगे। यहां पे जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो बैकवर्ड क्लासेस का शब्द इस्तेमाल किया गया है, ना कि कास्ट का। सो इसीलिए यहां पर ये कहा गया कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट को आपको ये चेक करना है कि वो बैकवर्ड कास्ट है कि नहीं, तो आपको उनको बैकवर्डनेस को देखना होगा, पॉवर्टी को देखना होगा, उनके पास ऑक्यूपेशन क्या है वो सबको देखना होगा। सो नॉट, I mean, a caste cannot be just a criteria of backwardness। यहाँ पर बाकी सारी चीजों को भी आपको क्या करना होगा, I mean, you have to make it clear कि भाई ये सारी चीजों में वो बैकवर्ड हैं। दूसरा क्या कहता है, the backwardness of classes with respect to Article 15 Clause 4 cannot be either social or educational, it has to be both। अब यहां पर बैकवर्डनेस को भी डिफाइन किया गया कि जो बैकवर्डनेस की हम बात कर रहे हैं ना, एक तरह की बैकवर्ड नहीं हो सकती। एक कास्ट या फिर एक क्लास को अगर आप बैकवर्ड घोषित कर रहे हो और उसे रिजर्वेशन का अगर बेनिफिट दे रहे हो, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि दोनों तरीके से बैकवर्ड होना चाहिए। दैट इज क्या, सोशली बैकवर्ड भी होना चाहिए, एजुकेशनली बैकवर्ड भी होना चाहिए। अगर कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है जो कि सिर्फ सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दो। अगर यहां पर कोई ऐसी कास्ट है जो कि सोशली फॉरवर्ड है, सिर्फ एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसे भी आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दे सकते। तो यहां पर दोनों तरह की बैकवर्डनेस होनी चाहिए, तभी जाकर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट देंगे। तीसरी इन्होंने यहां पर जो बात कही, विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दैट रिजर्वेशन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 50%। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कोशिश की कि सरकार की तरफ से जो पॉजिटिव मेजर लिए जा रहे हैं, दैट इज एफर्मेटिव मेजर ऑफ रिजर्वेशन लिया जा रहा है, प्लस राइट टू इक्वेलिटी का जो प्रिंसिपल है, दैट इज राइट टू मेरिटोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाया जाए। सो इसलिए यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉर्मली 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सके, यू कांट मेक इट अ रूल दैट यू गिव मोर देन 50% ऑफ द रिजर्वेशन, राइट। तीसरा यहां पर कैरी फॉरवर्ड रूल जो है उसे स्टक डाउन किया गया था इस केस में ना। व्हाट इज दिस कैरी फॉरवर्ड रूल, जब हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तब आपको वहां पे मैं इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, आज हम इसको नहीं छेड़ेंगे, राइट। तीसरा जो केस आता है दैट इज इंदिरा साहनी केस, वो भी इसी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इंदिरा साहनी केस का जो बैकग्राउंड था वो इस तरह से था कि एक मंडल कमीशन 1979 में बिठाया गया था टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया, राइट। सो यहां पर जो कंडीशन जो कमीशन बिठाया गया था उसकी रिपोर्ट आती है 1980 में। उन्होंने कहा कि काफी बुरी कंडीशन है एंड 27% ऑफ रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द बैकवर्ड क्लासेस, राइट। उसके बाद ये कमीशन की जो रिपोर्ट होती है 1980 में आ तो गई, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। लागू वो होती है 1990 में, वीपी सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। अब जैसे ही ये 27% को लागू किया गया, हमें देखने को मिलता है कि भाई 22% इससे ऑलरेडी पहले दिया गया था रिजर्वेशन में टू एससीज एंड एसटीज, राइट, एंड 27 प्लस 22 यानी कि 49.5% ये रिजर्वेशन हो गया। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस 27% रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया। उसी केस को हम यहाँ पे इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। अगर आप इस केस की डिटेल में जाएंगे तो उस समय सोशली थोड़ा सा काफी ज्यादा हलचल हमारे समाज में हुई थी, काफी लोगों ने इस रिजर्वेशन के खिलाफ जाके सुसाइड वगैरह भी किया था, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट देन अगेन
इस केस में चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो आपने रिजर्वेशन दी है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया था, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो अपहोल्ड किया था ये जो 27% का रिजर्वेशन दिया गया, इसे अपहोल्ड किया। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी लेकर आए, दैट इज कोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, जिसके तहत ये कहा गया कि जो मोर एफिलुएंट एंड बेटर एजुकेटेड मेंबर्स हैं ओबीसी ग्रुप के, उन्हें हम रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। तीसरा, यहाँ पर कैप ऑन रिजर्वेशन जो कि हमने एमआर बालाजी के केस में डिस्कस किया था, उसे फिर से रीअफर्म किया कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में तो आप 50% से ज्यादा की रिजर्वेशन दे सकते हो, बट इट शुड नॉट बी अ रूल, आप 50% से ज्यादा की रिजर्वेशन जनरली नहीं दे सकते। चौथा, यहां पर लाया गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते। अब जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं वहां पे प्रमोशन, आपने कहा कि भाई एंट्री में आप गवर्नमेंट जॉब की एंट्री में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं चलेगा, लेकिन आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। एंड पांचवा जो बात है वो ये कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे भी आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। हमें देखने को मिलता है कि ये जो दोनों ही चीजें हैं इनके रिटेलिएशन में ऑलरेडी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। 16(4)A ऐड किया गया था 77th अमेंडमेंट के द्वारा, एंड हमने 2019 की 103rd अमेंडमेंट देखी जहां पर 10% जो रिजर्वेशन दी गई है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। सो ये दोनों ही क्लॉजेस को यहां पर अब पलट दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। ये है इंदिरा साहनी केस जो कि हमने देखा। सो आज हमने डिस्कस किया आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4। आई होप कि आपको ये चारों क्लॉजेस समझ आए होंगे। अगले सेशन में फिर मिलेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड 6 के साथ, जिसमें और भी बहुत सारा केस लॉ हमें देखने को मिलेगा। आई होप आप ये वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।